What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए आज जो हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कॉमन सेंस के बेस पे डाले हैं। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? मतलब आपका दिमाग जो है थोड़ा सा रीजनेबल है। आपने आपने कोई चीज़ पढ़ नहीं रखी है तो आप फिर भी क्वेश्चन को करके ले जाओगे। एनालिटिकल आपकी थिंकिंग है तो चीज़ों को एक अपनी सराउंडिंग से या फिर आसपास एरिया से कुछ चीज़ें सीख के समझना, उसको फिर इंप्लीमेंट करना, तो ये कॉमन सेंस का ही काम होता है। ठीक है, तो उससे भी आप कुछ क्वेश्चन सोल्व करके ले जाओगे। पॉलिटी में देखिए हम लोग 7 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो कि फंडामेंटल राइट है। तो 7 चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किए और इन 7 चैप्टर में मैं टोटल 26 लेक्चर ले चुका हूं अब तक। ठीक है, इनकी लिस्ट भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगी। जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं वो लेक्चर देखिएगा जिससे कि आप लोग अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। क्योंकि देखिए जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में आपने कितनी भी बुक पढ़ी हो, चाहे कुछ भी किया हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। बाद में बात आती है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट कैसे हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट का बेसिक क्लियर है या नहीं है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट का बेसिक क्लियर इन लेक्चरों में मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है सब चीजें। तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आराम आराम से, एक एक क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, मतलब अटेम्प्ट करने से पहले, उस क्वेश्चन को आराम से एक बार देखिए कि उसमें क्या क्या वर्ड यूज हो रखे हैं। बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं उसमें, जैसे कि यहां पर एक तो आप लोग देख सकते हैं इंडियन प्रैक्टिस के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, इंडियन प्रैक्टिस के बाद में बात किया गया सेक्युलरिज्म की इंडियन प्रैक्टिस। वैसे सेक्युलरिज्म देखा जाए तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा ये होता है कि नॉन इंटरफेरेंस रहना है। मतलब अगर किसी भी कंट्री में रिलीजन है कई सारे, ठीक है, तो रिलीजन जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। पर लेकिन यहाँ पे इंडियन सेक्युलरिज्म की बात की गई है, इंडिया में क्या प्रैक्टिस होती है, आखिर इंडिया में ऐसा क्या डिफरेंस है। पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखिए दो बातें हैं, एक तो हो गया इंडियन सेक्युलरिज्म बोला जाता है और एक बोला जाता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न का मतलब जो यूरोप वगैरह में यूज किया जाता है। तो इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यहां पर हमारे सेक्युलरिज्म के तहत हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रिलीजन है उसको कंप्लीटली सेपरेट नहीं किया गया है। आप लोगों को ये देखने को मिला जब मैंने लेक्चर डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट में, वहां पर जो भी डिस्कशन किया था हमने फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू रिलीजन, जो कि 25 से 28 तक हैं, आप लोगों को देखने को मिला था। वो तो 25 से 28 तक जो भी आर्टिकल दे रखे हैं उनमें हम लोगों ने रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल देखे थे। तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि स्टेट भी पार्टिसिपेट करता है कहीं ना कहीं। प्रैक्टिस मतलब एक तरीके से सब रिलीजनों को एक समान मानता है हमारा स्टेट। अगर कहीं पे प्रैक्टिस करने की बात आती है, किसी को सपोर्ट करने की बात आती है, तो सब रिलीजन को सपोर्ट करता है इनडायरेक्ट वे में हमारा रिलीजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैं आप लोगों को कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं। अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, हज की यात्रा पर जाते हैं, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है स्टेट। पर लेकिन अगर वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो वहां पर कोई मतलब नहीं है। रिलीजन जो है वो अपना साइड में है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो साइड में है। दोनों में कोई भी वहां पर इंटरफेरेंस नहीं है। वहां पे चर्च जो होती थी पुराने समय में, चर्च ने बहुत ज्यादा गलत काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन करा बहुत क्रूर रूप में। तो उस टाइम पे फिर वहां पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए, जिस तरीके से रिवॉल्यूशन हुए, कई सारे रिवॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़े हुए, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रांस रिवॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए। उसके बाद में ये चीजें डिसाइड की गई कि जो हमारी चर्च है उनको अलग रखो, किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वहां का सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट और हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट इसलिए डिफरेंट बोला जाता है। तो इसीलिए पर्टिकुलर वर्ड यूज किया गया यहाँ पर इंडियन सेक्युलरिज्म की प्रैक्टिस को। ओके, तो इसके बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और हमेशा मैंने आप लोगों को बोला है जहां पर इनकरेक्ट आए या फिर नोट करेक्ट आए तो आप लोगों को पहले उसको गोला कर देना है, पहले उसको सर्किल कर दीजिए ताकि पता चल जाए कि पूछा क्या है, वरना पता होते होते भी आप क्वेश्चन को गलत कर देंगे। और मैंने आप लोगों को एक बात और बोली थी कि ये जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं यहां पर आप लोगों को बिल्कुल ऐसे देना है जैसे कि आप टेस्ट दे रहे हैं। तो टेस्ट के साथ साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो जैसे आप लोग क्वेश्चन दिखे, वीडियो वहीं पर आप लोगों को रोक देनी है और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में आगे इसको एक्सप्लेनेशन को आपको सुनना है। ये आपको हर एक वीडियो के अंदर करना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, उसके बाद में फिर वीडियो का एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। तो टेस्ट भी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में मिलेगा आप लोगों को। तो यहां पर वैसे क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। आप क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर द इंडियन प्रैक्टिस ऑफ सेक्युलरिज्म। तो पहले बात में क्या बोला है कि स्टेट मेंटेन ए प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। तो बात बोला गया कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने वाला कॉन्सेप्ट किसका है, वो है वेस्टर्न कंट्री का। पर हमारा इंडियन प्रैक्टिस की बात की गई है यहां पर। तो इंडिया प्रैक्टिस में डिस्टेंस मेंटेन रखता है सब रिलीजन के साथ में। दूसरे में क्या बोला है, स्टेट डज नॉट इंटरफियर इन एनी रिलीजन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गलत। मतलब पूछा भी वैसे गलत ही है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहां पर आंसर हो गया बी। आगे देखिए क्या बोला है, ऑल रिलीजन कम्युनिटीज कैन को एग्जिस्ट पीसफुली विदाउट नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, बहुत अच्छे से बिल्कुल फंडामेंटल राइट में हमने देखी ये बात। इसके अलावा क्या बोला है, इंडिविजुअल हैज फ्रीडम
टू इंटरप्रेट रिलीजन टीचिंग डिफरेंटली एंड द चॉइस हिज और हर रिलीजन। सबको अपना अपना रिलीजन चॉइस करने का हमने देखा था जब फंडामेंटल पढ़ रहे थे, वहां पर यह बात भी देखी थी कि एक रिलीजन अपने रिलीजन की टीचिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, अगर आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहां पर अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं, मस्जिद में जाएंगे तो अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं, मंदिर में जाएंगे तो अपने रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। पर लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक दूसरे को फोर्सफुली आपको कन्वर्ट करना है रिलीजन में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मतलब ये अपने रिलीजन की टीचिंग कर सकते हैं, अपने रिलीजन को एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई देखिए मेरे रिलीजन में अच्छी अच्छी बातें हैं, तू एक्सेप्ट कर सकता है तो कर, और नहीं एक्सेप्ट करता है तो तेरी इच्छा है। फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना है किसी को अपने रिलीजन में, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ओके, तो यहां पर ये बात क्या हो गई, आर्टिकल, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी आंसर हो गया। तो इसलिए आप लोगों को एक एक कीवर्ड भी पढ़ना है, ठीक है। वैसे इसके लिए मैंने कंप्लीट एक लेक्चर ले चुका हूं, रिलीजन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंप्लीट लेक्चर ले चुका हूं इसके लिए मैं। तो आप लोगों को देखना, लिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को नीचे, वो लेक्चर देखना तो सारी चीज आप लोगों को समझ में आ जाएगी किस तरीके से डिफरेंस किया गया यहां पर चर्च में और एडमिनिस्ट्रेशन में, और हमने इसको किस तरीके से अडॉप्ट किया। तो उसका पूरा बैकग्राउंड मैंने वहां पर दिया है। यहां पर बात दी गई है, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। डी के बसु गाइडलाइन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड टू किस, तो किससे रिलेटेड है। तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आगे देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए इस तरीके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए क्योंकि इनमें कोई भी दिमाग या ट्रिक नहीं लगती है। अगर आप लोगों को पता है, पर्टिकुलर नाम दे दिया है कि किससे रिलेटेड गाइडलाइन है, तो आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है सी, प्रोसीजर किस तरीके से अरेस्ट करना है, डिटेंशन करना है और किस तरीके से उसको इंट्रोगेशन करना है उसका एनी पर्सन और स्टेट एजेंसी के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रिलेटेड टू है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को देता हूं। वैसे लेक्चर में इसके बारे में मैंने ज्यादा नहीं बताया, पर लेकिन ये वाली चीजें किस तरीके से अरेस्ट करना है, ये सब चीजें मैं वहां पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं आप लोगों को। तो ये गाइडलाइन रिलेटेड टू है कि अगर किसी को अरेस्ट करते हैं तो जिस डेस्टिनेशन से आप लोग अरेस्ट करते हैं उस डेस्टिनेशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जहां पर आपने अरेस्ट किया। कोई अगर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वहां पर उससे रिलेटेड वो चीजें आप लोगों को डिटेल में देनी चाहिए। यहां पर जिस लोगों को आपने अरेस्ट करके ले गया, आपने अरेस्ट करके लेके आया, वहां पर आप लोग जो भी प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं, जो भी आप लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, उस रिपोर्ट की एक कॉपी उनको भी अवेलेबल करा देनी चाहिए, जो कि वन विटनेस होगा या फिर कोई फैमिली मेंबर होगा तो उसको भी प्रोवाइड कराना है। जो रिपोर्ट आप लोग तैयार करते हैं उसमें प्रॉपर टाइम लिखना चाहिए, डेट लिखना चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ये सारी चीजें क्यों दी गई इस गाइडलाइन में, ये इसलिए दी गई क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो चीजें लिखते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज इस तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं लिखी जाती है कि एक एक डिटेल एक्सप्लेन करके लिखेंगे। वरना जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है कि पता नहीं कितनी ज्यादा पेजेस उसमें हो जाते हैं, जिसको हाथ में ले जाना, नॉर्मल हाथ में रखना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से आज की डेट में हम किताब लेकर घूमते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर सारी चीजें वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। ये बातें छोड़ दी गई है कि लेजिस्लेशन पर, कि जैसे ही हमारे यहां पर जो लेजिस्लेचर है वो एक उससे रिलेटेड लॉ बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चीजों को टाइम टू टाइम एक्सप्लेन करेगा, जिस तरीके से फंडामेंटल राइट भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वरना अगर आप लोग देख के चले, फंडामेंटल राइट कितने कम थे स्टार्टिंग में, पर आज की डेट में दुनिया भर के फंडामेंटल राइट है। कभी कोई सा फंडामेंटल राइट काट दिया तो फंडामेंटल राइट में से ही फंडामेंटल राइट निकाले जा रहे हैं। तो हमारे आर्टिकल भी बहुत सारे इसी तरीके से बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और लेजिस्लेशन के ऊपर छोड़ दी गई थी कि आप लोग इनको एक्सप्लेन करते रहो। तो इसी तरीके से गाइडलाइन निकल के आई, यहां पर डी के बसु की गाइडलाइन निकल के आई। तो याद रखना है आप लोगों को किस तरीके से अरेस्ट करना है, क्या क्या प्रोसीजर उसका अरेस्ट करने का होना चाहिए। तो वो सारी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई यहां पर, ठीक है। तो ये आर्टिकल, ये आंसर क्या हो गया, इसका सी आंसर हो गया। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, इस तरह के क्वेश्चन कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान डज नॉट प्रोवाइड। तो पहले तो आप लोगों को नोट देखना है यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन कई बार गलत कर देते हैं, इसको देखना है आप लोगों को। डज नॉट प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड नहीं कराता है। तो एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तो क्वेश्चन से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में ही बोला गया है सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सबको शिक्षा प्रोवाइड करानी है। तो सबको शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहली बात क्या है, स्कूल होने चाहिए। तो आसपास वाले एरिया में स्कूल खोलने हैं, तो नॉर्मल सी बात है, सही होगा, ये स्कूल खोलेंगे तो तभी सबको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी। ग्रांट फॉर द डेवलपिंग टीचिंग एंड द लर्निंग मटेरियल, ठीक बात है, जब उनको पैसा प्रोवाइड कराएंगे तभी तो वहां पर नॉर्मली फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। बिना फैसिलिटी के कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है चीजें, ठीक है। तो बिना पैसे के कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दूसरा भी कॉमन सेंस की बात है, सही होगा। कंप्यूटर एजुकेशन टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, नॉर्मल सी बात है, आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कंप्यूटर के बेस पे सारी चीजें चल रही हैं। अगर ये नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। फिर आगे देखिए, ये इस तरीके की कहीं ना कहीं बातें डाल देते हैं कि आप लोगों को पता चल जाएगा कॉमन सेंस से। ये बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर न्यू एडमिशन, आप लोगों को लगता है
कि अगर हम नीचे वाली यहां पर बात करें सर्व शिक्षा अभियान की, नीचे वाले दर्जे पर जब एडमिशन दिया जाता है, अगर वहां पे स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग रखेंगे तो कितने स्कूल में आएंगे बच्चे। वैसे ही बच्चे स्कूल में नहीं आते, आप लोग टेस्ट रख देंगे तो जितने आ रहे हैं वो भी भाग जाएंगे छोड़ के। वैसे ही हम लोग, आप लोगों को पता होगा एडमिशन के लिए कितने लाले पड़े रहते हैं इन सब कॉलेजों में, ये बात की जाती, इन सब स्कूलों में ये बात की जाती है कि बच्चों को पकड़ पकड़ के लाओ। मिड डे मील जैसी स्कीम चलाते हैं बच्चों को स्कूल में लेके आने के लिए। अगर टेस्ट रखेंगे तो कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी आप लोग बैकग्राउंड की नॉलेज है, दुनियादारी आप लोग सुनते हैं, रेडियो वगैरह थोड़ी बहुत सुनते हैं या फिर कुछ भी लेक्चर वगैरह सुनते हैं इधर उधर हल्का सा भी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आराम से करके ले जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, टेस्ट क्यों रखेंगे वहां पर, आप खुद बताइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। वैसे भी मैं आप लोगों को कंप्लीटली बता चुका हूं इसके बारे में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत 6 से 14 ईयर के बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया था कि इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए। और इसके तहत पेरेंट्स की भी ड्यूटी लगाई गई थी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आप लोग माइंड लगाएंगे तो आराम से क्वेश्चन को करके ले जाएंगे। वही कॉन्सेप्ट कॉमन सेंस का आप थोड़ा सा यहां भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही पढ़ा चुका हूं मैं लेक्चर में अच्छे से पूरा। इसके ऊपर भी 2 लेक्चर लिए थे मैंने इन सब चीजों के ऊपर, जो रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि रिलीजन के ऊपर। तो रिलीजियस माइनॉरिटी की जब बात आती है यहाँ पर, मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो इसके ऊपर लेक्चर लिया था अच्छे से। हु हैव द फंडामेंटल राइट टू सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो किसको है ये बातें। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि जब आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए थे रिलीजियस माइनॉरिटी से रिलेटेड, मतलब माइनॉरिटी कल्चर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो आर्टिकल डिस्कस किए थे, तो 29 और 30 आर्टिकल का जिक्र कर रहा हूं मैं यहाँ पर। वहां पर हम लोगों ने 2 तरीके की माइनॉरिटी देखी थी कि कौन कौन सी तरीके की माइनॉरिटी थी। तो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा, तो 2 माइनॉरिटी थी वहां पर, एक तो थी लिंग्विस्टिक और दूसरी थी रिलीजियस। यही 2 माइनॉरिटी है, कास्ट वास्ट के बेस पे कोई माइनॉरिटी नहीं होती है, आप लोगों को याद रखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो दोनों के जिक्र यहां पर किया गया था। तो हम लोगों ने देखा था कि दोनों को ही ये चीजें प्रोवाइड कराई जानी है कि फंडामेंटल राइट है कि वो सेटअप कर सकते हैं अगर उनकी लैंग्वेज है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, मतलब कई सारी ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि हमारे यहाँ पर खत्म होती जा रही है, तो उनको राइट है कि वो उनसे रिलेटेड प्रिजर्व कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हैं, अपनी कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे थे। देखिए अगर कहीं पे इस तरीके का वर्ड आ जाता है ना ओनली, तो वहां पर आप लोग थोड़े से सचेत हो जाया कीजिए। ओनली का यहाँ पे कहीं पे आ गया, ओनली का क्या मतलब है यहाँ पे, ओनली का तो मतलब ही नहीं होता है कुछ, क्योंकि यहाँ पर 2 तो रिलीजियस माइनॉरिटी, 2 तो माइनॉरिटी वैसे ही दे रखे हैं, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, तो ओनली का तो मतलब ही नहीं आ गया फिर यहाँ पर। तो क्या हो गया, ऑल माइनॉरिटी एज डिफाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट माइनॉरिटी कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए कई तरीके से होता है। हर एक स्टेट, अगर स्टेट की बात करूं जैसे मैं जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी में, हिंदू माइनॉरिटी में। इसी तरीके से किसी दूसरे एरिया में चले जाइए, आप लोग महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी में मिल जाएंगे। किसी यूपी में चले जाइए, वहां पर कोई सा और रिलीजन जैन माइनॉरिटी में मिल जाएंगे वहां पर। तो हर एक स्टेट में एक मेजोरिटी मिल सकता है, एक माइनॉरिटी में मिल सकता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर है कि वो डिसाइड करे कि कौन सी माइनॉरिटी है और कौन सी मेजोरिटी है। इसी तरीके से सेंटर के ऊपर देखा जाता है, ठीक है ना, तो कौन कौन सी मेजोरिटी है और कौन कौन सी माइनॉरिटी है। तो सेंटर पे भी पावर है डिसाइड करने की। अच्छा हमारे यहां पर ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से कितनी माइनॉरिटी हमारे यहां पर डिसाइड की गई है, कौन कौन सी कितने कितने प्रकार की माइनॉरिटी है, सबको बताना है आपको। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, और कितनी माइनॉरिटी है हमारे यहां पर, सबको नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। आंसर देखिए, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बहुत अच्छा है, पर जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि लेक्चर के साथ साथ में जितनी प्रैक्टिस हो जाती है, तैयारी हो जाती है, वो कर लेते हैं, बाद में तो फिर राम नाम भरोसे ही रहता है, फिर कोई देखने नहीं आता है, ठीक है। तो साथ साथ करके चलेंगे तो चीजें हो जाएंगी। अभी 7 चैप्टर, ओनली 7 चैप्टर पे आया हूं मैं, अभी कॉन्स्टिट्यूशन काफी कुछ पढ़ा हुआ है, सब कुछ आगे, तो ढंग से साथ में रह के चलेंगे तो चीजें कर पाएंगे, वरना पीछे छूट जाएंगे सब कुछ। ये भी एक बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, नोट को एकदम सर्किल कर देना है, ठीक है ना। करेक्टली डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशिएट कर नहीं कर पाता है कि क्या टर्म स्टेट एक साइड में स्टेट यूज करते हैं कई बार, एक साइड में गवर्नमेंट यूज करते हैं। तो यहां पर डिफरेंस की बात चल रही है कि स्टेट में क्या डिफरेंस है और इसमें गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, और दोनों को कौन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा डेफिनेशन यहां पर। देखिए गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट एक तरीके से जो लॉ एंड रेगुलेशन है उसको इंप्लीमेंट करने की ऑथोरिटी होती है जिसको दी जाती है। आज बीजेपी है, पहले यूपीए थी, तो इस तरीके से कभी एनडीए आती है, कभी यूपी आती है, तो उनके पास में पावर रहती है कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। तो जो रूल और रेगुलेशन होता है उस टाइम पे उसको इंप्लीमेंट करने की जो ऑथोरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास में होती है, तो ये होती है गवर्नमेंट। पर लेकिन जब स्टेट की बात की जाती है तो स्टेट होता है एक सोवरन एंटिटी, एक पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं टेरिटरी, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जो पीपल रहते हैं और वो पीपल सोवरन होते हैं, अपना खुद का डिसीजन ले पाते हैं वो। तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो खुद का एक स्टेट बन पाता है, वो खुद के डिसीजन ले पाते हैं, उसको एक स्टेट बोलते हैं। तो दूसरी बात में अगर मैं बोला जाऊं दूसरे डायरेक्शन में, तो स्टेट की गवर्नमेंट होती है, ना कि गवर्नमेंट का स्टेट होता है, ठीक है।
तो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट होती है, वो पार्ट होती है गवर्नमेंट जो स्टेट का, कहीं ना कहीं आप लोग ये बोल सकते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन बट स्टेट नोट। सही बात है एकदम, स्टेट चेंज हो जाते हैं क्या जब इलेक्शन होते हैं। मान लीजिए गुजरात में इलेक्शन हुए, तो गुजरात में इलेक्शन होने से क्या वो हरियाणा बन जाएगा या कोई और स्टेट बन जाएगा? नया नहीं होता है। स्टेट में चेंज होने से गवर्नमेंट चेंज होती है इलेक्शन होने से, ठीक है। जिस तरीके से यूपी में पहले दूसरी गवर्नमेंट थी, अब दूसरी आ गई है, तो इस तरीके से इलेक्शन होने से गवर्नमेंट चेंज होती है, स्टेट चेंज नहीं होता है। स्टेट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये मैंने आप लोगों को अभी बताया। स्टेट पार्ट होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पार्ट होती है स्टेट का, तो बिल्कुल गलत बात बोली है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ पीपल हु इंप्लीमेंट्स द विल ऑफ स्टेट। सही बात है, जो गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट की जाती है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होते हैं, वहां पर एमएलए होते हैं, एमपीज होते हैं, तो वो विल ऑफ द स्टेट मतलब हमारी विल, जो पीपल होते हैं हमारी विल प्रेजेंट करते हैं वहां पर, हम ही तो भेजते हैं उनको वहां पर चुन के, तो हम जो चाहते हैं वो उसी के हिसाब से वहां पर काम करते हैं, उसी के हिसाब से रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। हमारी सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी, हार्मनी सोसाइटी रखने के लिए, सोसाइटी में हार्मनी रखने के लिए वो सारे रूल और रेगुलेशन बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो सारा काम कौन करता है? ये सारा काम गवर्नमेंट करती है स्टेट के बिहाफ में, ठीक है। तो स्टेट का पार्ट है वो गवर्नमेंट, ओके। तो ये हो गया, ये भी सही है यहाँ पर, तो नन ऑफ द अबव, ये तो बात ही नहीं है कोई, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर? इनकरेक्ट आंसर हो गया बी। तो इस तरीके से आप लोगों को, नॉर्मल सी बात है यार, आप लोग थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचेंगे तो क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर, और यूपीएससी में पूछा जा चुका है बहुत पहले, और बैंकिंग में तो इसका पता नहीं है मुझे पूछा गया है नहीं पूछा है, पर इन दो एग्जामों की गारंटी लेता हूं, इन दोनों में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन है। इसको सारे को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर मैं, तीनों चारों को एक्सप्लेन, चारों केसों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा मैं। यहाँ पर पूछा गया है राइट टू लाइवलीहुड एज द पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ वाज स्टेब्लिश इन, तो किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था? देखिए कोई भी अगर राइट होता है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट किया गया 2013 में, तो फूड सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने के बाद में एक तरीके से फूड को राइट बना दिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के राइट बनते रहते हैं, जिस तरीके से मैंने अभी एजुकेशन से रिलेटेड बताया आप लोगों को, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए राइट बना दिया उसका। तो ये राइट ऐसे नहीं बनते हैं, कुछ ना कुछ केस कोई पीआईएल लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट चीजों को देखता है, देखने के बाद में सुप्रीम कोर्ट की समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, डिस्कशन किया जाता है। उसी के बेस पे हम लोगों ने देखा 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट निकल गया, तो वो भी केस ही था वहां पे, केस अनंत भारती का केस था। तो बहुत सारे केस इस तरीके से जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर वहां पे डिस्कशन होता है, कई जज बैठते हैं एक साथ में, चीजों को देखते हैं क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद में डिसीजन निकाल के लेके आते हैं। तो इसी तरीके से यहां पे इसकी बात की जा रही है कि राइट टू लाइवलीहुड एज ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ वाज स्टेब्लिश, किस केस के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था। तो आप लोगों को वीडियो को पॉज करके आंसर देना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है, ओके। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, पहले सबसे पहले बात की गई है एडीएम जबलपुर वर्सेज एस शुक्ला केस। तो ये केस की अगर आप लोग डेट देखें तो डेट आप लोगों को कुछ जानी पहचानी सी लग रही होगी। ये डेट कब की है? इमरजेंसी के ड्यूरेशन की है। इमरजेंसी कब से कब तक लगी थी? 1975 से 1977 तक। तो इमरजेंसी के ड्यूरेशन में केस पहुंचा। तो केस क्या था? केस किससे रिलेटेड था? केस ये था कि आर्टिकल 14, 21 और 22, कुछ आर्टिकल का यहां पर जिक्र किया गया था। आर्टिकल 14, 21 और 22 वो सस्पेंड रहेंगे ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये बात यहां पर बोली गई थी, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में वो सारे आर्टिकल सस्पेंड रहेंगे। और जिस तरीके फंडामेंटल राइट है, मैंने आप लोगों को बताया था, फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, पर लेकिन यहां पे सस्पेंड कर दिया गया था और कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं थी, कोर्ट में कोई नहीं जाएगा। तो ये केस कब निकल के आया था? ये सस्पेंड कर दिए गए थे वो फंडामेंटल राइट की, अगर उनका हनन होता है तो आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इमरजेंसी के ड्यूरेशन पे आप लोगों को पता है सारे ऐसे ही काम किए गए थे, फंडामेंटल राइट का बहुत अच्छे से हनन किया गया था उस टाइम पे। तो ये भी उसी टाइम पे केस निकल के आया था। तो काफी फेमस केस था, आप लोगों को याद रखना है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केस है कि उनका हनन किया गया था इस केस के तहत, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया गया था कि अगर आपके ये आर्टिकल जो मैंने बोला है 14, 21 और 22 इनका हनन हो रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में आने का हक नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो गया आंसर, ये आंसर में ये नहीं पूछा गया, ये दूसरा केस है। सेकंड वाला मेनका गांधी वाला केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, बहुत अच्छे से लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे वहां पर, तो काफी अच्छे से मैंने इसको डिस्कस किया, काफी टाइम वहां पर दिया था, अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यहां पर, ठीक है। तो ये भी इससे रिलेटेड नहीं है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड ये भी नहीं है यहां पर, ओके। और अगर यहां पर फोर्थ की बात करूं मैं, इंदिरा सोहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, तो आप लोगों को पता होगा मैंने मंडल कमीशन के लिए एक लेक्चर लिया था पूरा, उसके बाद में मैंने आप लोगों को क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्रीमी लेयर में कौन आता है कोई नहीं आता है। वो लेक्चर में सारी चीजें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की थी, वहां पर इस केस का जिक्र किया था। तो ये वाला केस भी किससे रिलेटेड नहीं है? राइट टू लाइफ से ये भी रिलेटेड नहीं है। तो राइट टू लाइफ से रिलेटेड कौन सा हो गया? तीसरा केस है ये, राइट टू लाइफ से रिलेटेड।
वैसे ये वाला भी आर्टिकल मैं आप काफी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, पर यहां पर बता देता हूं क्योंकि ये आंसर है। यहां पर आर्टिकल 21 का जिक्र होता है, राइट टू लाइफ जब आती है, वहां पर हम लोगों ने देखा था जब इसका जिक्र कर रहे थे कि ये राइट टू लाइफ की जब बात आती है तो ये बात आती है निकल के कि हमको जस्ट एक ऐसे नहीं देखना कि एक एनिमल, बस हम एक एनिमल है, एक इंसान है हम लोग। एनिमल देखिए, इंसान को एनिमल बोला जाता है बायोलॉजी में, ठीक है ना, इंसान को भी एनिमल की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो हम एक जस्ट एनिमल की तरीके से ट्रीट नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग एनिमल से कुछ ज्यादा बढ़ के हैं। मतलब एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए हम लोगों को, राइट टू मतलब एक तरीके से अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए हम लोगों को, फ्रीडम चाहिए कई सारी हम लोगों को। तो हम लोग एनिमल से कुछ बढ़ के हैं। जिस तरीके से इन्वायरमेंट की बात हम लोग करते हैं, तो वो भी अगर इन्वायरमेंट की बात आती है, मैंने आप लोगों को बताया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये सब इस तरीके का पूछ लिया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस फंडामेंटल राइट से कनेक्टेड है, इस तरीके के इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, और एसएससी में भी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर शायद आई थिंक। तो उसमें पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो ये भी यहाँ पर जो केस आता है ये यही निकल के आता है कि जो ह्यूमन है, हमको उनको नॉर्मली एक जानवर की तरीके से नहीं देखना चाहिए, जानवर से बढ़कर उनको देखना चाहिए। उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देनी है, उनको एक लिबरल सोसाइटी देनी है, तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है। तो ये सब बातें की गई थी और उसके बाद में ये बात निकल के आई थी। तो ये सारी चीजें इस केस के अंदर निकल के आई थी। तो यहां पर बात क्या की गई थी, राइट टू लाइफ की बात यहां पर की गई थी। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट गेव द लेजिस्लेटिव काउंसिल द पावर टू डिस्कस द बजट। बजट जो था हमारे यहाँ पर प्रस्तुत तो किया जाता था, ये बात की जा रही है कब तक की, जब हमारा देश कॉलोनियल था, कॉलोनी था, ठीक है ना, ब्रिटेन की कॉलोनी था, उस टाइम की बात की जा रही है। तो यहां पर देखिए क्या चीजें होती थी। ये तो होता था हमारे यहाँ पर बजट तो प्रस्तुत किया जाता था, पर लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया जाता था। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी उस टाइम पे, जब मैंने 2 लेक्चर लिए इससे रिलेटेड कंप्लीट कि ब्रिटिश रूल में किस तरीके से इंडिया था। पहले मैंने आप लोगों को बताया कंपनी के रूल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे हमारी कंडीशन क्या थी, और फिर जब ब्रिटेन आ गई, ब्रिटिश रूल हो गया, कब से 1857 की क्रांति से बाद में, उस टाइम से बाद में फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, वो सारी चीजें मैं वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। तो ये था एक्ट 1892। इसके बाद में हम लोगों ने चीजें, जो बजट था वो हम लोगों को डिस्कशन स्टार्ट हो गया, और यहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनका भी क्वांटिटी बढ़ा दी गई थी, पर फिर भी जो मेजोरिटी थी वो ऑफिशियल मेंबर की थी। मतलब जो यहां पर मेंबर थे, वॉइस रॉय वाले मेंबर थे जो, वो फिर भी ज्यादा थे, उनके ऑफिशियल मेंबर ज्यादा थे एज कंपेयर टू नॉन ऑफिशियल, पर फिर भी नॉन ऑफिशियल की एंट्री यहां पर कर दी गई थी इस एक्ट के तहत। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर के अंदर। ये तीनों आप लोगों को बताना है, तीनों एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 199 और 1935, इनके बारे में आप लोगों को बताना है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ये तो आप लोगों को दोनों को बताना है, ठीक है ना। और ये प्रोविजन किसके बाद में निकल के आया था, इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन निकल के आए थे। तो 1-2 प्रोविजन का नीचे नाम लिखिएगा, कंप्लीटली डिस्कस किया था मैंने इसको अच्छे से। तो नीचे आप लोग रिविजन भी हो जाएगा आप लोगों का इसी बहाने से। नीचे बताइएगा इसके प्रोविजन नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग अच्छे से, ओके। इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहां पर जो वर्ड है हिंदूज इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंक्लूड, किसको इंक्लूड नहीं करता है, ये मैंने आप लोगों को बकायदा बहुत ही अच्छे से दिखाया था। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना भी चाहूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जब मैं ये डिस्कस कर रहा था सारी बातें, तब हम लोगों ने अच्छे से ये बात देखी थी। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन की थी उस टाइम पर, ये सारी चीजें किस किस तरीके से हैं, और ये मैंने यहाँ पर पॉइंट भी डाल रखा था। हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में जो इंक्लूड किया जाता है वो सिख, जैन्स और बुद्धिस्ट, तो यहाँ पर ये यूज किया जाता है उस टाइम पे। अच्छे से सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी, इसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाया था वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अगर ढंग से आप लोगों ने उस टाइम पर देखा होगा, तो ये तो सारे हैं, ये तीसरा नहीं है यहाँ पर, पारसीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का अच्छे से। इसके बाद में 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट। इतनी बार डिस्कस किया है, पता नहीं मेरे खुद के भी याद नहीं है कितनी बार डिस्कस कर चुका हूं इसको। तो कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया, क्या आप लोगों को पता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा दिया गया है। किसने हटा दिया भैया? वहीं का वहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिलीजन भी वहीं का वहीं रखा हुआ है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, रेमेडी भी वहीं रखा हुआ है। प्रॉपर्टी हटा दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था, इसको हटा के कहां पे पहुंचा दिया था? 300A में पहुंचा दिया गया था इसको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये वहां पर हटाया गया था विद द हेल्प ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ओके। तो ये आप लोगों को याद रखना है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता होते होते भी आप लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। एक एक क्वेश्चन पे मेरिट इधर उधर हो जाती है। तो जितना आप लोग ढंग से लेक्चरों को सुनेंगे, जितना ढंग से चीजों को रिविजन करते हुए चलेंगे, उतना ही ज्यादा चीजें आपके माइंड में स्टेब्लिश होती चली जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूं, इस तरीके की बात है। सिविल इक्वलिटी इंप्लाइज, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर बात क्या आती है सिविल इक्वलिटी की। तो क्या इक्वल अपॉर्चुनिटी में इंप्लाइज होती है कि हर एक इंसान इक्वल है? इक्वल अपॉर्चुनिटी में बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर हम SC ST को अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, वुमेन को अलग ही डिफरेंशिएट कर देते हैं कि इनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अपॉर्चुनिटी में नहीं होता है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ऐसा कुछ है? कहीं अंबानी है तो कहीं रिक्शा वाला है, इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है।
फिर क्या बोला, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर ऑफ द स्टेट। ऐसा कुछ नहीं है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को यहां पर भी बताया अभी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि सबको इक्वल नहीं है, पर लेकिन अगर कोई भी क्राइम कर देता है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अदानी हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, अगर एक क्राइम किया है उसने, तो उसकी जो सजा है वो सबको इक्वल ही मिलेगी वहां पर। ऐसा नहीं है कि वो अंबानी अदानी को कम मिलेगी और रिक्शा वाले को ज्यादा, या फिर रिक्शा वाले को कम और उनको ज्यादा मिलेगी। यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ ये एक जगह इंप्लाई होती है, सब पर इक्वल इंप्लाई होती है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को वहां पे वीडियो में बता रहा था, तो तब मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था। पर्सनल फ्रीडम की जब बात की जाती है तो सबसे अच्छा पर्सनल फ्रीडम का एग्जांपल दिया जाता था, तो कौन था उसमें, ये सारी रिट्स आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। तो ये वो सारी हमने जब डिस्कस की थी, एक एक रिट्स डिस्कस की थी मैंने, 5 रिट्स होती हैं, ठीक है ना। तो पांचों की पांचों मैंने डिस्कस की थी वहां पर। प्रोबेशन यहां पर नहीं दे रखा है, 5वीं जो है वो यहां पर नहीं दे रखा है। तो इसका आंसर है हैबिस कॉर्पस। हैबिस कॉर्पस का मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी दिया था उस टाइम पे। मैंने बताया था कि आप लोगों ने दृश्यम मूवी देखी होगी। दृश्यम मूवी में जब उस टाइम पर अजय देवगन वाली दृश्यम मूवी है, उस टाइम पे जब वो रेस्टोरेंट में बैठ रहता है, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस के डर से जब 2 माँ बाप वहां पर बैठ रहे थे, तो वो उनको बोलता है कि आप लोग हैबिस कॉर्पस का यूज कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से कोई तंग करता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट है कि कोई आपको इस तरीके से तंग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देखी थी लेक्चर में। तो इस तरीके से अगर लेक्चर को ये कहीं ना कहीं, ये लेक्चर में जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये कहीं ना कहीं मैं इसलिए भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोग लेक्चर को थोड़ा और सीरियस लेना स्टार्ट कर दें, मजे मजे में न सुने उनको। ठीक है, उनको थोड़ा सा अच्छे से सुने, अवेयर होकर सुने। ये नहीं कि बस टाइम पास करने के लेक्चर आ गया कि लेक्चर सुन रहे हैं बस बैठ के। और ये भी इसलिए भी दिखाना चाह रहा हूं कि आप लोग लेक्चर को ये ना देखें कि वहां पर मैं कुछ छोड़ के चल रहा हूं। एक एक पॉइंट आप लोग देखिए, कोई भी अगर आप लोग एग्जाम देकर आते हैं ना, वहां पर मैक्सिमम कितना रिजल्ट जाता है, वहां पर कितना आप लोग कट ऑफ देखते हैं, वहां पर मैक्सिमम 50 या 60% चला जाता है, 70% से ऊपर कभी रिजल्ट नहीं जाता है। जितनी मैंने वीडियो बनाई है, अगर आप वो देखेंगे तो मैं गारंटी इस चीज की लेता हूं कि आप लोग 90% से ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए 5-7% तो आप लोग कुछ तो होती हैं चीजें इधर उधर हो जाती हैं, और कोई भी चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। ठीक है, पर लेकिन 90% से ऊपर मैं गारंटी देता हूं, अगर क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो अगर क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आ जाए तो आप 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, और ये मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ढंग से लेक्चर को सीरियस लेना स्टार्ट कीजिए। और ये मैं यही बता रहा हूं, अगर यही लेक्चर आप लोगों को क्लास में, कोई आप लोगों का क्लास करेंगे कहीं जाकर, वहां पर आप लोगों से एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए 20 से 25,000 रुपए लेगा, तब जाकर आप ये लेक्चर मिलेंगे आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो थोड़ी इनकी इज्जत कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए इनके, ताकि दूसरों को भी, देखिए सबके पास से पैसे नहीं होते हैं कोचिंग करने के लिए। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहती है, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस चीजों को शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा, जिससे कि जो इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है कोचिंग, वो भी इन चीजों को देख सके, उसको भी ये चीजें मिल सके। वरना आप लोग पे करके फिर इसको देखेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो चीज मुझे हर्ट करती है कहीं ना कहीं अंदर से। तो देखिए, मैं यही चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर करें। कम से कम उनको नहीं कह रहा हूं जो कोचिंग में पे कर सकते हैं पैसे, उनको पे करने दीजिए, उनके लिए सही है। पर जो पे नहीं कर सकते, कम से कम उनको जरूर शेयर कीजिए आप लोग ये बातें, ये लेक्चर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और ट्री को बचाइए, दोनों को सेव करिए, और सफाई रखिए अपने आसपास, और दूसरों की हेल्प कीजिए। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों किया ये जरूर लिखिए, इसको लिखना मत भूलिए। तो यही बस बातें बोलूंगा, और अपना ख्याल रखिए, देखिए, और खुश रहिए जितना हो सके। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।